नमस्कार साथियों। देखिए, अब ये हिंदी का पेपर आपका नया बेहतरीन, इसमें 30 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ये आपके सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी काम आएगा और रीट थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। तो आप देखना, लास्ट तक देखें आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है ये भी आपको पता लगेगा। बढ़िया बढ़िया प्रश्न हैं इसमें। तो देखो, टाइम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, और ये क्या कह रहा है, गिरीश शब्द में कौन सी संधि है। एक शब्द हमारे को दे दिया गया है यहाँ पे गिरीश, और इसमें संधि पूछी जा रही है। संधि हम तभी कर पाएंगे जब अच्छे से हमें संधि विच्छेद करना आएगा। तो संधि विच्छेद अगर हम इसका कर सकें तो क्या करेंगे, गिरी प्लस ईश में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है, ध्यान रखिएगा। गिरी के अंदर छोटी ई की मात्रा है और आगे बड़ी ई की मात्रा है, दोनों तरफ समान स्वर है, इसका मतलब दीर्घ हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है ये। तो ये तीसरा ऑप्शन इसमें राइट आंसर। संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले, स्वर संधि की बात कर रहे हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले जो विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनको स्वर संधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर का प्रश्न है हमारा यहाँ पर, और ये हमसे पूछ रहा है भाषा संबंधी जो भूल होती है ना, उसे क्या कहते हैं। भाषा संबंधी जो भूल होती है उस भूल को क्या कहा जाता है, पाप, त्रुटि, अपराध या द्रोह है। देखो, भाषा से रिलेटेड जो भूल होती है ना, उसे त्रुटि कहा जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन होगा। सिंपल सा व्याकरण के तरीके से ही हम इस प्रश्न को सोल्व करते तो सही हो जाता, कई लोगों ने गलत भी कर दिया है। अशुद्धि, भूल, चूक, दोष, ये सब अशुद्धि लिखने और बोलने में भाषा संबंधी ही होती है। भूल चूक, वैसे भूल चूक तो सभी प्रकार की गलतियों को कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम बताइए। निजवाचक सर्वनाम, बस्ते से अपनी पुस्तक निकालो, बस्ते से पुस्तक निकालो, सुनो, बस्ते से पुस्तक निकालो, पुस्तक निकाली, बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या उत्तर होगा। हाँ, देखो, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वो सर्वनाम सार्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे आप, अपना, आदि, जिससे स्वयं का बोध हो, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो अपनी आ गया ना, यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। समझ गए निजवाचक सर्वनाम के बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बताइए आप 4 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा। द, ध, न का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। देखो, कंठ तो होता है ए का उच्चारण स्थान, आ का उच्चारण स्थान, कैवर का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान, ठीक है। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तालु जो होता है ना, ये ई का उच्चारण स्थान होता है, ई का उच्चारण स्थान होता है। चैवर का उच्चारण स्थान होता है, ये जो शय होता है उसका उच्चारण स्थान होता है। मूर्धा जो है ना, ये री का उच्चारण स्थान होता है, टैवर का उच्चारण स्थान होता है, ध्यान रखिएगा, और रे का उच्चारण स्थान होता है। इसके अलावा दंत जो है ना, ये होता है इनका उच्चारण स्थान, दंत। तैवर्ग का उच्चारण स्थान होता है, ऋतु लशा नाम दंत है। तैवर्ग, अब तैवर्ग में ही तो आते हैं ना, तै, थे, दै, धै, न, ये पूरी उसी में आ रहा है। ओष्ठ पैवर्ग का उच्चारण स्थान होता है। इसमें हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5वें नंबर का। ये लीजिए क्वेश्चन संख्या नंबर 5। ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है। ये फल उसके लिए है, तो यहाँ पे रेखांकित है उसके लिए, तो बताइए क्या होगा इसमें। अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान, मध्यम पुरुष बहुवचन कर्ता, मध्यम पुरुष एकवचन संप्रदान, उत्तम पुरुष एकवचन संप्रदान। दोस्तों यहाँ पे है ना, उसके लिए अन्य पुरुष है, एकवचन है और संप्रदान है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा। अन्य पुरुष किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए किया गया हो, उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे इसमें वह शब्द ले सकते हो, वे ले सकते हो, यह ले सकते हो, ये ले सकते हो, इसने, ये सब। एक वचन, एक वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो, एक वचन कहलाता है, जैसे लड़का, गाय, सिपाही, ये सब। संप्रदान किसे कहते हैं, संप्रदान बोले तो संप्रदान का अर्थ होता है देना, यानी कि कर्ता के लिए कुछ कार्य करता है या फिर जिसे कुछ देता है,
उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह के लिए होता है इसका। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 6, एक उद्देश्य एवं एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य? बता दीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। एक उद्देश्य और एक विधेय से मिलकर बनने वाला जो वाक्य होता है दोस्तों, वो होता है साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य कहलाता है जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, वो सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मुकेश पढ़ता है, ठीक है, राकेश ने भोजन किया, ये सरल वाक्य हैं। अगला प्रश्न देखिए 7वें नंबर का, तो इसमें उत्तर बता दीजिए। कृष्णार्पण शब्द में समास पूछ रहा है। शब्द क्या है भाई? कृष्णार्पण। इसमें समास बता दो। बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या तो फिर द्वंद्व समास। कौन से समास का एग्जाम्पल है ये? समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जो नया शब्द या छोटा शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। अब कृष्णार्पण शब्द का समास विग्रह जो होगा ना, वो होगा कृष्ण के लिए अर्पण। कृष्ण के लिए अर्पण के लिए आ रहा है ना भाई, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा ना इसमें। अभी देखा था हमने, संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट 8वें नंबर का प्रश्न देखिए। बाकायदा के अंदर किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बै, बा, बाक और बाक। बता दो, बाकायदा में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, इसमें है ना दोस्तों, आंसर क्या होगा? बा उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो उप का मतलब होता है दोस्तों समीप, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, रचना करना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? किसी शब्द के समीप आकर के नया शब्द बनाना, उपसर्ग कहलाता है। अब बाकायदा के अंदर बा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कायदा का अर्थ नियम होता है। बाकी बा को अलग करके कायदा निकालेंगे, कायदा कानून, कायदा नियम होता है। बा उपसर्ग का अर्थ है ना सहित अर्थ में लिया जाता है, सहित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब आप। पाठिका शब्द में प्रत्यय बताइए सर। एक शब्द हमें दे दिया गया है, क्या? पाठिका। क्या पूछ रहा है? शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है, इका, का, इक और ईक। क्या आंसर होगा इसमें? बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 में पाठिका शब्द में प्रत्यय, दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा पाठ प्लस इका। पाठ प्लस इका होगा, यानी कि नंबर 1 ऑप्शन इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। ये एक स्त्री प्रत्यय है। इसे पुल्लिंग शब्दों के अंत में जोड़ करके स्त्रीवाचक शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे इस प्रकार के अन्य शब्द बना सकते हैं। बालिका, बालक के अंदर इका लगा करके बालिका कर सकते हैं। 10 नंबर का प्रश्न देखिए। शक्कर का तत्सम रूप क्या होगा बताइए? शर्करा, शक्कर, शक्कर और चीनी। देखो भाई, इस प्रश्न में हमारा उत्तर होगा ना शर्करा हो जाएगा, शक्कर का तत्सम रूप। ओके, तत्सम, तत् प्लस सम, इनसे मिलकर के बना है। इसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है हिंदी में, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बताओ क्या उत्तर होगा? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द बताइए। दुर्भिसंधि, दुर्भियोजन, दुर्तिक्रम और दुर्दिगम। क्या उत्तर होगा इसमें? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर होगा दुर्भिसंधि, पहला ऑप्शन। दुर्भिसंधि का मतलब होता है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। दुर्भियोजन, इसका मतलब क्या होता है? ये किसके लिए आएगा? एक शब्द किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई जो योजना होती है ना, संकट में डालने के लिए बनाई गई जो योजना होती है वो दुर्भियोजन कहलाती है। ठीक है, दुर्तिक्रम,
जिससे पार पाना बहुत कठिन हो, पार पाना बहुत कठिन हो, वो दुर्दिक्रम कहलाएगा। दुर्दिगम, जिसके पास पहुंचना कठिन हो, जिसके पास पहुंचना कठिन हो। तो ये इन चारों का मतलब होता है, मतलब ये चारों जो वाक्य हैं इनके वन वर्ड आप यहाँ पे कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए अब आप, क्वेश्चन संख्या नंबर है हमारा दोस्तों यहाँ पे, गृहागत शब्द में समास बता दीजिए। 11 हो गए थे ना, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बताओ गृहागत शब्द में समास कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान तत्पुरुष समास। अब आपको एक चीज का तो पता लग गया भाई, होना तो इस अंदर तत्पुरुष समास ही है। अब कौन सा होना है ये आप हमें बताइए। देखो दोस्तों, गृहागत शब्द में कर्म तत्पुरुष समास होगा। कैसे होगा? देखो, इसका जो विग्रह होगा ना, ग्रह को आगत होगा, ग्रह को आगत, ये इसका विग्रह होगा। कर्म तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो और को चिन्ह जो होता है ना उसका लोप हो जाता है, वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अब आप, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? अनगिनत, उवर, कुंभकर और कृतगृह है। बहुत ही आसानी से छाड़ सकते हो आप इस प्रश्न को, और किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई, कितना आसान सा सवाल है। तो बताओ देखें क्या उत्तर होगा इसमें। दोस्तों इस प्रश्न में हमारा उत्तर होगा नंबर 1 ऑप्शन, ठीक है ना, अनगिनत। ओके, उवर, कुंभकार, कृत, ये सभी क्या है? तत्सम, तत्सम शब्द है ये। उवर जो होता है ना, उवर, इसका तद्भव होता है ऊंट, ऊंट होता है इसका तद्भव। ओके, और जो कुंभकर है इसका तद्भव होता है कुम्हार। क्या होता है? कुम्हार। कृतगृह, कृतगृह का तद्भव होता है कचहरी। ये तत्सम है, ये तद्भव हो गए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अब आप, मुझे आप आंसर बताइए, एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा? एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा? 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन में गाइस हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1 + 1। क्या होगा? एक एक का संधि विच्छेद 1 + 1 होगा। इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए 1 लिख दिया हमने और यहाँ पर भी 1 लिख दिया। यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, ठीक है। ए और ए, आई क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसमें वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है ये। चलो जी, 15 नंबर का प्रश्न भी देख लीजिए अब आप लगे हाथ। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताइए? बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। बाघन, बघन, बाघिन और भागिन, बता दो भाई क्या उत्तर होगा इसमें। बढ़िया गाइज, इसके अंदर आंसर होगा बाघिन, तीसरा ऑप्शन। स्त्रीलिंग, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बुद्ध करवाते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बुद्ध करवाते हो। अब बाघ शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? ओ सॉरी, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बाघिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है आपका, अनुपस्थित शब्द में अन व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अन प्लस उपस्थित है यहाँ पे, है ना, अन प्लस उपस्थित, ऐसे कर सकते हो उनको अलग अलग। अब यहाँ पे अन जो है ना, इसके बारे में पूछ रहा है, ये अन क्या है? दोस्तों सिंपल सी बात है, किसी शब्द से पहले लग रहा है ना, क्या बात होगी? उपसर्गी होने वाला है वो तो अनुपस्थित, अन इसमें उपसर्ग हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर करेंगे। 16 हो गया। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? ये जो मधुर विशेषण है इसको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर दो, कौन सा प्रत्यय लगा दोगे आप, तब होगा ये काम। तो जल्दी से बता दो भाई क्या उत्तर होगा इसमें। हाँ, त्व, ता, तम और पन। देखिए क्या होगा, अगर हम मधुर के अंदर लगा देते हैं ता प्रत्यय तो क्या बनेगा? मधुरता, मधुरता बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मधुरता एक भाववाचक संज्ञा हो गई ना। 18 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए अब आप,
अव्यय शब्द कहलाते हैं जिन पर लिंग वचन कारक आदि के कारण प्रभाव पड़े, लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई प्रभाव ना पड़े, केवल लिंग और कारक का प्रभाव पड़े, कारण का प्रभाव पड़े, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 18 नंबर के प्रश्न में आप उत्तर बताइए। अव्यय शब्द कहलाते हैं लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई प्रभाव ना पड़े, वो कहलाते हैं अव्यय शब्द। ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन कारक पुरुष इन सब के कारण का कोई विकार ही उत्पन्न ना हो अव्यय कहलाते हैं। ये ऐसे कैसे रहते हैं हर कंडीशन में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हाँ सभी में ऐसे ही रहते हैं। 19 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताओ जी। दिनेश दिन भर सोता है, लता ने मुझे चाय पिलाई, सचिन क्रिकेट खेलता है, सुरेश खाना खिलवाता है। अकर्मक क्रिया नंबर 1 ऑप्शन, दिनेश दिन भर सोता है ना, वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, देखो जब किसी वाक्य में कर्म के नहीं होने पर भी कर्ता और क्रिया से एक ही वाक्य का पूर्ण भावार्थ स्पष्ट हो जाता है ना, तो अकर्मक क्रिया कहलाती है वहां पे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का, बता दीजिए कंगाल और कंकाल शब्द युग्म के सही अर्थ को निम्न विकल्पों में से चुनना है आपको। तो चुनिए, अमीर शक्तिशाली, गरीब ठठरी, सब गरीब, या फिर अमीर गरीब। कंगाल और कंकाल, क्या उत्तर होगा इसमें? कंगाल को हम गरीब कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा। बाकी गरीब देखो फर्स्ट में किसी में है नहीं, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं ना, वो श्रुति समय भिन्नार्थक युग्म शब्द कहलाते हैं। सुनते समय तो समान लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का, निम्न में से क्या आंसर होगा इसमें? दिवा का विलोम। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर आंसर होगा रात्रि, डी ऑप्शन। ठीक है ना। विलोम किसे कहते हैं? किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अब दिवा का विलोम रात्रि होता है। दिवा की पर्यायवाची अगर आपसे पूछ लेना तो वार, प्रमाण, वासर, दिन, दिवस, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। दिवा का अर्थ क्या होता है? दिन या दिवस। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रक्त का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताइए। शोणित, लोहित, अब्र और रुधिर, रक्त का पर्यायवाची। बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा अब्र, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। पर्यायवाची, पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। तो समान बोले जाने वाले जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है वो पर्यायवाची कहलाते हैं। अब रक्त का पर्यायवाची अब्र नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अब्र तो दोस्तों मेघ का पर्यायवाची होता है, ना कि रक्त का। तो रक्त के पर्यायवाची शोणित, लोहित, रुधिर ये होते हैं। और एक कासरी भी होता है रक्त का पर्यायवाची, खून भी होता है रक्त का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का, बताइए मुझे क्या आंसर पूछ रहा है? समानार्थक रूप लिखिए कोयल का। कोकिला, कुबेर, कुशल और कुटिल। कोयल का समानार्थी रूप पूछ रहा है आपसे, बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कोकिला। कोकिला इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समानार्थी मतलब ऐसे शब्द जो समान अर्थ को व्यक्त करते हैं, समानार्थी कहलाते हैं। कोयल के समानार्थी शब्द कोकिला हो गया, है ना। इसके अलावा पिक हो गया, पिक भी कोयल का समानार्थी होता है। श्यामा भी होता है और बसंत दूत भी होता है। बसंत ऋतु आने पर भी ये बोलती है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए बसंत दूत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अब आप 24 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ठन ठन गोपाल होना, भजन करना, दूसरे के सहारे रहना, मस्त रहना या पैसा ना होना। ठन ठन गोपाल होना, बता दीजिए क्या उत्तर होगा? बहुत ही बढ़िया, भजन करना नहीं, पैसा ना होना, डी ऑप्शन कर रहे हो क्या? यही तो है, टन टन गोपाल है भाई हमारे पास। तो ऐसे क्या देते हैं ना, कोई भी वाक्यांश जो अपना साधारण अर्थ छोड़ करके कोई विशेष अर्थ व्यक्त करता है, वहां पे व्याकरण की भाषा में मुहावरा कहते हैं उसको। तो ठन ठन गोपाल होना, पैसा ना होना, जैसे बूढ़ी माँ के पास सब कुछ ठन ठन गोपाल ही था, ये कर सकते हैं। यहाँ पे
गलत कर लो, गलत तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, क्योंकि 3 तो इसमें सही है, एक ही गलत है इसमें तो। और एक गलत कौन सा है दोस्तों, ये वाला सेठ और सेठेन, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। सेठ का स्त्रीलिंग क्या होता है, सेठानी। ओके, जैसे जाट का जाटनी होता है वैसे सेठ का सेठानी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है अपना। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं, बताओ। संस्कृत शब्द कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, या फिर देशज कहलाते हैं। बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, कई बार मैंने आपको बताया है, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द, ठीक है ना। जैसे शून्य, अग्नि, वायु, माता, ये शब्द जो है ना सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप नेक्स्ट, ये कौन सा हो गया था, 27 नंबर का प्रश्न देखिए। जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैहिक और आत्मघाती। जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या होगा इसमें, बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर होगा आदि दैहिक, तीसरा ऑप्शन है ना। और जैसे आदि भौतिक जो है ना, इसका मतलब क्या होगा, ये पंचभूतों से संबंधित है। आत्मघाती आत्महत्या करने वाला हो गया, उसको ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का, बताइए निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन का नाम बहुत पूछ रहा है आपसे, तो बता दो फटाफट से। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म होते हैं एक, तो एक होते हैं अंतस्थ, है ना। तो बताइए क्या उत्तर होगा। देखो इसमें होगा ये वाला श और है, ये ऊष्म होते हैं। अंतस्थ ये रे ले और वह कर दोगे यहाँ पे इसकी जगह, तो वो ऊष्म हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 29। वचन बदलना है, एक ऋषि और 10 ऋषि, 10 ऋषि, 10 ऋषियाँ और 10 ऋषियों। बदल दो, देखें फटाफट से वचन। यस दोस्तों, ऋषि का वचन बहुवचन करोगे ना तो भी वो ऋषि ही रहता है। जैसे मानव का अगर आप करोगे ना तो मानव ही रहेगा, चाहे 1 मानव कर दो चाहे 10 मानव कर दो, बात एक ही है। चाहे 100 मानव कर दो, मानव भी हमेशा एक ही रूप में प्रयुक्त होता है। बहुवचन भी ऋषि ही होता है, ऋषि का, मानव का भी मानव ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है। जगत बंधु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। क्या पूछ रहा है भाई, जगत बंधु शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है। इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों जगत प्लस बंधु, जगत प्लस बंधु हो जाएगा। इसमें जो संधि है ना, व्यंजन संधि है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। तय प्लस बै अगर कंडीशन आती है ना तो तय का जो है ना वो दय हो जाता है, तो यहाँ पे दय हो गया है, ये व्यंजन संधि का नियम है। ओके, एक क्वेश्चन हो रहा है भाई अपना 30 नंबर का, शायद ये बच रहा है। अचरज शब्द का तत्सम रूप बता दीजिए क्या होगा। अचरज का तत्सम क्या होगा, जल्दी बताओ। बढ़िया, अचरज का तत्सम होता है दोस्तों आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य होता है। हाँ, अब आश्चर्य क्या हो गया, तत्सम हो गया, और अचरज क्या हो गया, तद्भव हो गया। और देखिए आपको क्लास का रिवीजन भी करना है अभी, है ना। सभी लोग रिवीजन के लिए भी तैयार रहा करो, हाथों हाथ रिवीजन कर लें तो बढ़िया रहेगा।